वक्त का चमत्कार। एक शहर में रश्मि नाम की एक लड़की अपनी माँ हेमलता के साथ रहती थी। रश्मि को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वह घर पर रहकर पूरा दिन पेंटिंग करती थी। यह बात हेमलता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हेमलता चाहती थी कि वह भी हेमलता की तरह कपड़े सिलाई करे, लेकिन रश्मि उसकी बात नहीं सुनती थी। वह अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। एक दिन हेमलता रश्मि से कपड़े सिलने सीखने को कहती है। रश्मि हेमलता की बात को इग्नोर करके अपनी पेंटिंग करने लगती है। हेमलता गुस्से से रश्मि को डांट देती है। रश्मि हेमलता के डांटने पर गुस्सा हो जाती है और पास वाले पार्क में जाकर पेंटिंग करने लगती है। हेमलता रश्मि को ढूंढते हुए पार्क में पहुंच जाती है। वह रश्मि को पेंटिंग बनाता देख कहती है, रश्मि, ये पेंटिंग करने से तुम्हें क्या मिलता है? सिलाई कढ़ाई करोगी तो 2 पैसे घर में आएंगे। हेमलता रश्मि को लेकर घर जाती है। अगले दिन रश्मि फिर से पेंटिंग करने बैठ जाती है। हेमलता को रश्मि पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से रश्मि को एक थप्पड़ मार देती है। रश्मि को भी गुस्सा आ जाता है। वह घर से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उसमें से एक औरत उतरती है। वह रश्मि को रोता देख पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? रश्मि कहती है, लेकिन आप कौन है आंटी जी? वह औरत कहती है, मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत हूँ, विशाखा शर्मा। तभी वहां हेमलता आ जाती है। हेमलता विशाखा को पहचान लेती है। हेमलता विशाखा से कहती है, नमस्ते बहन, कुछ काम था? आपको अगर कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। विशाखा कहती है, नहीं, काम नहीं था। वो मैं इस लड़की से पूछ रही थी कि ये रो क्यों रही है। हेमलता कहती है, बहन जी, ये मेरी बेटी है। ये कपड़े सिलाई कर रही थी और इसके हाथ में सुई लग गई, इसीलिए रो रही है। विशाखा कहती है, अच्छा, ये कपड़े भी सिलाई कर लेती है? इसका मतलब तुम्हारी बेटी जितनी सुंदर है उतनी गुणवान भी। अच्छा, मेरे घर में बहुत सारे बिना सिले रेशमी कपड़े और कॉटन के कपड़े पड़े हैं। अगर रश्मि वह सारे कपड़े सिल देगी तो मैं इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दूंगी। हेमलता बहुत खुश हो जाती है। वह विशाखा से कहती है, बहन जी, ये कल से आपके घर आ जाएगी। हेमलता अगले दिन विशाखा के घर रश्मि को कपड़े सिलने के लिए ले जाती है। रश्मि मशीन और कपड़े लेकर सिलाई करने बैठ तो जाती है, लेकिन वो बहुत सारे कपड़े देखकर मन ही मन बड़बड़ाती है। हे भगवान, मैं इतने सारे कपड़े कैसे सिलूंगी? मुझे तो कपड़े सिलने आते ही नहीं। तभी रश्मि के पास एक बूढ़ी औरत आती है। वह रश्मि से कहती है, रश्मि, मुझे कपड़े सिलाई करने बहुत अच्छे से आते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। रश्मि कहती है, कैसी शर्त दादी? आप क्या चाहते हो मुझसे? बूढ़ी औरत कहती है, मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ, इसलिए मुझे कोई शादी या पार्टी में नहीं बुलाता। शादी पार्टी में जाना मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारी शादी तो शाही शादी होगी। इसलिए अगर तुम मुझे ये सारे कपड़े सिलवाना चाहती हो तो तुम मुझे अपनी शादी में बुलाना होगा। रश्मि मान जाती है। वह बूढ़ी औरत 10 दिन में ही रश्मि के सारे कपड़े सिल देती है। विशाखा बहुत खुश हो जाती है। वह रश्मि और अपने बेटे की शादी करवा देती है। रश्मि शादी में उस बूढ़ी औरत को बुलाती है और सबसे कहती है कि वह उसकी दादी है। जब सब खाना खा रहे होते हैं, वह बूढ़ी औरत रश्मि के पति से कहती है, बेटा, सब्जी देना, मेरी आंखों से सिलाई करते करते कम दिखने लगा है। वह रश्मि के पास जाकर कहता है, तुम्हें जिस दूसरी चीज का शौक है वो करो, कपड़े सिलाई नहीं करोगी, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। रश्मि खुश हो जाती है।
वह अगले दिन से अपनी पेंटिंग करना शुरू कर देती है। रश्मि अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई गाजर के बीज। एक शहर में अमित नाम का आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। उसकी माँ गांव में अकेली रहती थी। वह बहुत बीमार रहती थी। अमित हमेशा अपनी माँ से शहर में अपने साथ रहने की जिद करता था, लेकिन उसकी माँ को शहर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह अमित के पास शहर में नहीं रहती थी। अमित और सविता शहर में एक कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन जब अमित और सविता रात में सो रहे थे, तब अमित ने सपना देखा कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और वह उसे अपने सपने में पास बुला रही है। तभी अमित की आंख खुल जाती है। वह जोर से चिल्लाने लगता है। सविता चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। अमित कहता है, सविता, माँ बहुत बीमार है, वो मुझे याद कर रही है, हमें माँ के पास गांव जाना चाहिए। सविता कहती है, ठीक है, हम सुबह होते ही घर चलेंगे, अभी तुम सो जाओ। सविता और अमित सो जाते हैं। सुबह होते ही अमित और सविता गांव अपनी माँ के पास चल देते हैं। गांव जाकर अमित देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, वह अंतिम सांसें ले रही है। अमित कहता है, माँ तू कैसी है, तू ठीक तो है ना? अमित की माँ कहती है, नहीं बेटा, तुझे देखे बिना मैं कैसे मर सकती हूँ। आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास गाजर के बीज हैं। वो कोई मामूली बीज नहीं, वे जादुई बीज हैं। उनकी तुम फसल उगाना। इतना कहते ही अमित की माँ मर जाती है। अमित और सविता फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर दोनों कुछ गांव वालों को लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता घर की सफाई करती है, तब उसे गाजर के बीज मिल जाते हैं। वह बीज लेकर अमित को दिखाती है और कहती है, आपको याद है ना, माँ जी ने इन बीजों के बारे में क्या बताया था? चलो हम इनकी फसल उगाते हैं। अमित कहता है, ठीक है। सविता और अमित अपनी जमीन पर फसल उगाने चल देते हैं। उन बीज को बोने में 1 महीना लग जाता है। अमित के मन में थोड़ी घबराहट रहती है कि कहीं उनसे मेहनत बेकार ना हो जाए। अमित सविता से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने लालच में शहर की नौकरी भी छोड़ दी और ये फसल भी अच्छी ना हो? सविता कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगले दिन अमित अपने खेतों पर जाता है तो वह हैरान हो जाता है। वह जल्दी से सविता को बुला कर लाता है और कहता है, देखो हमारी फसल कितनी जल्दी बड़ी हो गई। फिर अमित थोड़ा उदास होकर कहता है, माँ ने तो बोला था ये जादुई बीज हैं, इनमें जादू कहाँ था? सविता कहती है, माँ जी ने कहा है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। सविता कुछ गाजर लेकर घर आ जाती है। वह उन गाजरों को काटकर सब्जी बनाने लगती है। वह जैसे ही गाजरों को कढ़ाई में डालती है, वे सारी गाजर सोने की हो जाती हैं। सविता अचंभित हो जाती है। वह तेजी से आवाज लगाकर अमित को बुलाती है। अमित वहां आता है तो वह भी कढ़ाई में बहुत सारा सोना देखकर हैरान हो जाता है। उसे तब एहसास होता है कि उसकी माँ सच बताकर गई थी, लेकिन पूरी बात बोलने से पहले ही वह चल बसी थी। अमित वह सोना लेकर उसको बेचकर बहुत बड़ा घर बनाता है और एक फैक्ट्री बनाता है जिसमें वह गांव के लोगों को काम देता है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अमित गांव के हर जरूरतमंद की मदद करता है। एक दिन सविता अमित से कहती है, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। कहाँ हम शहर की एक झोपड़ी में रहते थे, कहाँ आज हम इतने बड़े घर में रहते हैं। अमित कहता है, हाँ, और ये जो कुछ भी हमारे पास है ये सब मेरी माँ के कारण है।
सविता कहती है, हाँ ये बात तो है, हम पर जाते हुए भी एहसान करके चली गई माँ जी। उस दिन के बाद अमित और सविता की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।